हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हमारी बीएड की सीरीज़ कंटिन्यू है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो अभी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी भाई एग्ज़ाम का टाइम है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार जरूर चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ आपका 80% जो एग्ज़ाम है वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 16 मार्क्स का भाई क्वेश्चन पूरा कंप्लीट डिस्कस करना बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो आपके मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो इतनी बड़ी बनाना पॉसिबल नहीं होती। ये वन शॉर्ट रिवीजन है जिसमें आपको मैं कंटेंट समझाऊंगी और आपको उसको अपना भाई बना के और डिफाइन करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो चलो भाई फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भाई हमारी ये वही क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। अब तो मातृभाषा का अर्थ पूछा गया और मैथ और हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। वह भाषा जो बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है। जैसे वो क्या होती है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग। मतलब घर से हम सिखाते हैं बच्चे को कि ऐसे करना है, ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे ये करना है, वो सारी क्या होती है, मदर लैंग्वेज। उसमें हमारी मानसिक और भावात्मक विकास भी होता है, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, संस्कृति से जुड़ाव भी होता है। जैसे शुरू से ही हम बच्चे को दिखा देते हैं कैसे पूजा करनी है, कैसे फेस्टिवल्स बनाने हैं, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे छोटों से बात करनी है, कैसे हाई करनी है, कैसे बाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें मातृभाषा में आ जाती है। जैसे जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो बच्चा क्या है, अपनी मदर टंग में क्या आवाज़ निकालता है, आई माँ, आई मम्मी, ऐसे आवाज़ निकालता है ना। जो भी वो अपनी माँ को बोलता है वो क्या होती है, एक मातृभाषा होती है, ठीक है। ना कि किसी विदेशी में हे मोम, ऐसे अगर मोम बोलना सिखाया तो वो मोम ही निकालेगा, उसकी मदर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और सिखाया होगा तो वो वही सीखेगा, नहीं तो जो नॉर्मल घर पे जो सब यूज़ करते हैं वही बोलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है देवनागरी लिपि की विशेषता और वैज्ञानिकता। ये एक लिपि है भाई, हिंदी, संस्कृत और मराठी जिस लिपि में स्क्रिप्ट में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं, ठीक है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह वैज्ञानिक क्रम में होता है, जो कि देवनागरी लिपि होती है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, अंग्रेजी में PUT पुट होता है और BUT बट होता है। ये बुट क्यों नहीं होता है, यू का उच्चारण दोनों में अलग अलग क्यों है, ठीक है। लेकिन जो देवनागरी होगा ना उसमें कै हमेशा कै ही पढ़ा जाएगा, उसमें ये नहीं है कि भाई इसकी जगह कुछ और आ गया। तो ये क्या है, एक पूर्णतः वैज्ञानिक है, ठीक है। थोड़ी स्पीडली हम इसलिए वीडियो कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रेडी हो जाए, आपकी वन शॉट रिवीजन हो जाए, ठीक है भाई। श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल का क्या अर्थ है, इसके विकास की विधियाँ क्या है। दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना और उसको सही अर्थ ग्रहण करना, तो वो क्या होता है, एक श्रवण कौशल मतलब लिसनिंग स्किल्स होती है। मतलब उसका उद्देश्य पहचानना, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या महत्व रखता है। कहानी सुनाना, भाषण, श्रुतलेख, वाद विवाद। मतलब कोई आपको भाई कोई अपनी पर्सनल बात बता रहा है, ठीक है, वो एक सिंपैथी गेन करने के लिए बता रहा है, कैसे भी बता रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को गलत मतलब नहीं निकालोगे, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि अपनी वो बात शेयर करना है ताकि आप उसकी बात को समझो। जैसे ड्राइविंग सीखते समय इंस्ट्रक्टर की बात को सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, उस पर क्या करना, अमल भी करना होता है उसको समझकर। जैसे उसने बोला ब्रेक दबाओ, गियर लगाओ, अब स्पीड बढ़ाओ, तो ये सारी चीज़ें जैसे वो बोल रहा है वैसे ही हम उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा लिसनिंग स्किल्स हो जाता है। मौखिक वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल से आप क्या समझते हैं, जब अपने मन के भाव और विचारों को बोल कर, क्या मौखिक क्या होता है, बोलकर दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, मौखिक वाचन कौशल। जैसे शुद्ध उच्चारण किसी चीज़ का, उचित गति से लय में बोलना, या फिर आत्मविश्वास, हाव भाव से बोलना, बॉडी लैंग्वेज से बोलना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, घर पे भी बात करते हैं, तो मौखिक वाचन होता है, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, कोई डर वर के थोड़ी ना बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक सब्जी वाले को आप क्या है, अपनी प्रभावी आवाज़ और आत्मविश्वास के साथ सब्जी की खूबियाँ बताकर ग्राहकों को बुलाना और बेहतरीन वाचन कौशल होता है, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। आप मंडी में जाओगे, एक सब्जी वाले के पास तो इतनी भीड़ लगी होगी, एक के पास बिल्कुल कुछ नहीं होगी, वो क्या है, उसकी कमियां गिनाएगा। ऑर्गेनिक सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो वो ऐसे कर करके क्या है, वो अपने आत्मविश्वास से क्या कर रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये इसकी स्पीकिंग स्किल्स है। इसके बाद आता पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स के प्रकार और महत्व का वर्णन करें। लिखे हुए शब्द, पठन कौशल में जो लिखे हुए शब्द है उसको क्या करना, पढ़ना और उनका अर्थ समझना, सस्वर और मौन पठन, ठीक है। जैसे पठन के उद्देश्य, प्रकार और पठन दोष, पढ़ने की गलतियां। जैसे सस्वर क्या होगा, पहली कक्षा का बच्चा जोर जोर से पढ़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे तेज तेज बोल के करता है। लेकिन जैसे ट्रेन में मान लो हम बैठे हैं और हम अपने फ़ोन में क्या है,
न्यूज़, कोई वो इमेज आ रही है उसमें न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वो क्या है, एक मौन है, ठीक है, मौन रह के कर रहे हैं। और सहस्वर मतलब बोल के करना, जोर जोर से बोल के करना। तो ये क्या है, एक रीडिंग स्किल। दो टाइप की होती है, एक मन मन में पढ़ना और एक ऊंची आवाज़ में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल होता है राइटिंग स्किल्स का महत्व और इसकी शिक्षण विधियाँ क्या है। अपने विचारों को लिपिबद्ध करना ताकि वह सुरक्षित रह सके, वो क्या होता है, एक राइटिंग स्किल्स होती है, ठीक है। जैसे सुलेख, शुद्ध वर्तनी, मोंटेसरी विधि, अनुकरण विधि। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। जैसे मैसेज में रोको मत जाने दो की जगह क्या लिख दो आप, रोको मत जाने दो लगाने से पूरा मतलब क्या है, बदल जाता है। सही लेखन कौशल जरूरी है। ये कैसे हो गया, अगर आप उसको विराम देके किसी चीज़ को बोले, रोको मत, ये बोल दिया आपने, मैसेज में बोल दिया, ठीक है, रोको मत जाने दो, तो इसमें क्या है, रोको, देख ये वर्ड तो सेम है लेकिन एक कोमा से क्या है, इनका वो बदल गया हमारा। इसने एक में लिखा हमने रोको मत जाने दो, मतलब रुक जाओ, उसे मत जाने दो, ठीक है। और दूसरा क्या है, रोको मत जाने दो, रोको मत उसको जाने दो। दोनों के अलग अलग मीनिंग निकल गए ना, तो इसके लिए क्या है, इसका पूरा मतलब बदल गया। तो सही लेखन कौशल होना जरूरी है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो उसका अलग मतलब समझा जाएगा। पाठ योजना क्या होती है, लेसन प्लान का अर्थ है आवश्यकता और रूपरेखा बताए। तो भाई कक्षा में जाने से पहले जब क्लास में हमारी टीचर आती है तो शिक्षक द्वारा यह तय करना कि आज क्या और कैसे पढ़ाना, वो क्या होता है, हमारा लेसन प्लान होता है, ठीक है। आप भी स्कूल में गए होगे, आपकी टीचर क्या पहले से प्लान करके बोर्ड पे कॉर्नर पे लिखती है, या आप भी भाई टीचर रहे होगे तो आप भी लिखते हो, ठीक है। तो वो लेसन प्लान होता है कि आज क्या पढ़ाना है। तो मेन पॉइंट क्या होता है इसका, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और गृहकार्य, ये सारे इसके वो लेसन प्लान में आते हैं कि उसकी चीज़ की हमें नॉलेज है टीचर को, वो कैसे हम उसको पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उसकी कैसे रिपीटेशन करेंगे और घर के लिए क्या काम देंगे, ठीक है। ये सारा लेसन प्लान का वो होता है। जैसे एक शेफ़ कोई नई डिश बनाने से पहले सारी सामग्री और रेसिपी का प्लान तैयार रखता है, वैसे ही टीचर लेसन प्लान बनाता है, ठीक है। शेफ भी तो यही करता है ना, पहले उस चीज़ को जोड़ेगा, पहले उसकी रेसिपी देखेगा, उसको तैयार करेगा, वो सामान उसके पास है या नहीं है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, बनाएगा, फिर लोगों से उसके रिव्यू लेगा। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या है और इसके विभिन्न चरण स्पष्ट करें। शिक्षक ट्रेनिंग जहाँ क्लास का साइज व समय छोटा कर एक बार में एक स्किल सीखी जाए, ठीक है। ये क्या होती है, माइक्रो टीचिंग, मतलब भाई जैसे प्लानिंग करी, प्लानिंग से फिर शिक्षण दिया, फिर प्रतिपुष्टि की, फिर पुनः योजना, दोबारा प्लानिंग की, फिर पुनः शिक्षण किया, फिर पुनः प्रतिपुष्टि की, ठीक है। जैसे क्रिकेट के नेट अभ्यास में बल्लेबाज सिर्फ कवर ड्राइव शॉट की बार बार प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक टीचर एक स्किल की प्रैक्टिस करता है, ठीक है। कोई एक चीज़ है उसकी मतलब ट्रेनिंग सीख के आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखता है, फिर बच्चों को समझाता है, फिर दोबारा योजना बनाता है कि वो बच्चों को कितना समझ आ, दूसरी योजना बनाता है, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो फिर उसको दोबारा से शिक्षण करता है, उसकी प्रतिपुष्टि करता है, ठीक है। गद्य शिक्षण क्या होता है हमारा, प्रोस टीचिंग के उद्देश्य और विधिया क्या है, निबंध और कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ाना, तर्क और विचार प्रदान, ये क्या होते हैं हमारे गद्य शिक्षण। जैसे शब्द भंडार, वोकैबुलरी बढ़ाना, कल्पना शक्ति का विकास करना, व्याकरण का ज्ञान करना। जैसे दादी नानी से हम क्या सीखते थे, पंचतंत्र की कहानियाँ थी, वो क्या थी, गद्य थी। सुनकर बच्चों में नए शब्द और नैतिकता, मोरल वैल्यू का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो वो उसे क्या कहेंगे, गद्य शिक्षण। पद कविता शिक्षण, पोइट्री टीचिंग का अर्थ क्या होता है, जहाँ कविता, गीत, दोहे पढ़ाना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति, आनंद है। जैसे लय, ताल और सुर का ज्ञान, सौंदर्य की पहचान, भावात्मक विकास। जैसे मछली जल की रानी है, कविता बच्चों को इसलिए जल्दी याद होती है क्योंकि इसमें क्या है, लय, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऐसे क्या एक राइम से एक म्यूजिक बनता है, ठीक है, इसलिए वो बच्चों को याद होता है, इसे क्या कहते हैं, पोइट्री टीचिंग। व्याकरण, आगमन, इंडक्टिव और निगमन, डिडक्टिव विधियों में क्या अंतर है, तो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाने वाले नियम को क्या कहते हैं, व्याकरण कहलाते हैं, ठीक है। व्याकरण का मतलब है उस भाषा को सजा धजा के शुद्ध रूप देना। आगमन, पहले उदाहरण फिर नियम, पहले एग्जाम्पल दो और फिर उस नियम को समझाओ। और निगमन का मतलब क्या होता है डिडक्टिव मेथड का, कि पहले उसको नियम बताओ फिर उसका एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। जैसे टीचर पहले बच्चों में उनके नाम पूछता है, शहर पूछेगा, ये क्या एक उदाहरण है, और फिर बताएगा कि इन नामों को संज्ञा कहते हैं, तो ये क्या होगी, एक आगमन विधि होगी, ठीक है। लेकिन पहले अगर डेफिनेशन बताएगा फिर बाद में एग्जाम्पल देगा, वो क्या होगी, हमारी निगमन विधि होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी भाई, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में भी हेल्प हो जाए। उच्चारण दोष क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन एरर्स के क्या कारण है और निवारण। अर्थ, बोलते समय शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करना। अगर आप बोल रहे हो मतलब तो उस चीज़ को सही नहीं बोल रहे, ठीक है। क्षेत्रीय प्रभाव, शारीरिक दोष हो सकता है और शिक्षक का खुद का गलत उच्चारण भी हो सकता है। जैसे ग्रामीण इलाकों में स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल। आपने भी देखा होगा, आपकी जो दादी नानी है वो क्या बोलती थी? स्कूल को स्कूल बोलती थी। तो ये क्या था? एक क्षेत्रीय प्रभाव था। इसे ऑडियो एड से सुधारा जा सकता है, ठीक है। मतलब स्कूल कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो ऐसे बोलते थे, ठीक है। कक्षा में, कौन सी कक्षा में नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे कोथी में है तू, कोथी में, इस टाइप से। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में क्या अंतर है भाई? तो ये क्या होता है? देख, निदान समस्या का कारण खोजता है और उपचार क्या? उसे उपचार मतलब ट्रीटमेंट देना, उसे दूर करने के लिए विशेष तरीके अपनाना, ठीक है। वो क्या हो गया? हमारा उपचार हो गया। मुख्य बिंदु क्या है? कारण का विश्लेषण, एक्स्ट्रा क्लास और विशेष शिक्षण विधियाँ। कारण का क्या करना? उसका विश्लेषण, एनालिसिस करो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो और फिर क्या करो? उसे विशेष शिक्षण विधिया से समझा दो, ठीक है। जैसे बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट क्या है? कि ये निदान है, और रिपोर्ट के बाद जो दवाई दी गई है, उपचार किया गया, रेमेडियल दी गई है, उसे क्या कहेंगे? हम उपचार कहेंगे। हिंदी की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए? वह पुस्तक जो सिलेबस के अनुसार ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से छात्रों तक पहुंचाए। मतलब ये नहीं कि कुछ भी भर दिया उस पुस्तक में, जिस चीज़ की भाई उसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें आसानी भाषा से बच्चों को समझाया जाए, ताकि बच्चों को वो चीज़ें समझ आए, चित्र वगैरह देखे या फिर अच्छी बाइंडिंग वगैरह करके एक रोचक सी बुक बनाई जाए, ठीक है। बाहरी गुण तो मतलब आकर्षक कवर बनाओ, अच्छी बाइंडिंग करो। आंतरिक गुण रोचक भाषा, चित्र वगैरह का यूज़ करके। तो ये क्या होती है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है। तो जैसे किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, बाहरी और अंदर का सामान, आंतरिक दोनों अच्छे हैं, ठीक है, तो तभी वह बेस्ट कहलाता है, ठीक है। आप बुक देखते हो, बाहर से भी अच्छी लगती है, अंदर से भी अच्छी, आप अट्रैक्ट होकर, आपको जरूरत भी नहीं होती कई बार, तो भी आप ले लेते हो, ठीक है, कि हाँ ये बुक मेरे को अच्छी लगी, मैं इसको पढ़ लूँगा। इसके बाद आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। CCE से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों की केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व का साल भर लगातार मूल्यांकन करना, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का नहीं, उसका लगातार मतलब उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी लैंग्वेज का, उसकी मतलब भाई वकैब कैसी है, और नॉलेज कैसी है, अदर नॉलेज कैसी है, वो गेम वगैरह में कैसा, तो उसको टोटली जो मूल्यांकन होता है वो CCE में आता है। सतत साल भर टेस्ट, व्यापक, शैक्षिक और सह शैक्षिक जैसे खेल, कला सब आ गया। CCE एक क्या है? फिटनेस स्मार्ट वॉच की तरह है, जो सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि आपके रोज के स्टेप्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है। वो क्या होती है? हमारी CCE, ठीक है। अब आता है हमारा एक आदर्श हिंदी शिक्षक, आइडियल हिंदी टीचर के मुख्य गुण क्या है? कल आप टीचर भी बनोगे, हिंदी टीचर बनोगे, तो आपके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो भाई एक अच्छा शिक्षक जो न केवल विषय का ज्ञान देता बल्कि बच्चों के साथ क्या है? जुड़ता भी, इंटरेक्ट भी करता है, तो वो क्या होता है? एक आइडियल टीचर होता है। विषय का पूर्ण ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए, स्पष्ट उच्चारण भी होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान, विनोद प्रियता। देखो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे साथ मैं एक तो छोटी सी स्टोरी बता दूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं स्कूल में टीच करती थी, तो एक टीचर थे, वो इंग्लिश थे, उनको बहुत नॉलेज थी, वो PhD कर रखी थी उन्होंने, लेकिन उनको नॉलेज बहुत थी, लेकिन वो जो अपनी नॉलेज को वो बच्चों तक प्रोवाइड कराने में, मतलब बच्चों को पढ़ाते भी थे लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनता था उसमें। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि जो उच्चारण था उनका, वो क्या था? उनका बहुत स्लो था, ठीक है। बच्चे क्या है? उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। और जो मतलब भाई और जो स्किल्स थी वो उनमें उनकी कमियां थी। एजुकेशन तो भर भर के थी, ज्ञान भर भर के था, लेकिन खाली ज्ञान नहीं होता, बच्चों के साथ जुड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो वो होता है एक आइडियल हिंदी टीचर। जैसे एक अच्छे डॉक्टर का मरीज से बात करने का मीठा तरीका ही आधी बीमारी ठीक कर देता है, ठीक है। कई बार आप जाओगे डॉक्टर से बात करोगे, डॉक्टर इतनी प्यार से बोलता है तो हमारी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है, वो हमें मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप ये कर लो। लेकिन कई ऐसे खड़ूस होते हैं डॉक्टर, वो नहीं ऐसा आपको तो बहुत बीमारी है, आप ये क्या कर रहे थे, ऐसे धमका देते, डांटता, आपका दोबारा मन ही नहीं करेगा वहाँ जाने का, ठीक है। तो अगर आप उससे जुड़ रहे हो पर्सनली है तो आप बार बार उसके पास जाओगे, ऐसे टीचर के साथ होता है, ठीक है। अगर टीचर से आपका जुड़ना आना चाहिए, आप टीचर को भी जुड़ना आना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चा आसानी से अपने मन की बात पूछ सके। मतलब कोई भी उसको डाउट है कि मैम मुझे ये डाउट है, उस डाउट के बारे में पूछ सके, कोई उसको और चीज़ पूछनी है वो पूछ सके, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, इसका क्या महत्व है।
तो भाई जो ऑडियो वीडियो उपकरणों, हेडफोन, माइक वाली लैब जहाँ सही उच्चारण सिखाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर गलतियाँ सुधारना, व्यक्तिगत ध्यान देना। जहाँ पे हम क्या है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, तो ऑडियो वीडियो वो हो रही है इसमें, तो अगर मेरी इसमें कोई गलतियाँ हो रही है भाई, तो मैं उस गलती को क्या है, मैं दोबारा से खुद की अपनी वीडियो सुनूँ और खुद की ऑडियो सुनूँ, तो मुझे क्या अपनी गलतियाँ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है बच्चे की भी लैंग्वेज लेबोरेटरी में, भाषा प्रयोगशाला। जैसे कंप्यूटर लैब में कोडिंग की प्रैक्टिस की तरह है, भाषा लैब में बच्चे हेडफोन लगा कर क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का अर्थ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं थोड़ा सा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड रखती हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो ट्रांसलेशन का अर्थ क्या होता है, प्रकार और हिंदी शिक्षण में इसका महत्व बताए। अगर आपको भाई पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर किया करो, कमेंट करके प्लीज़ बताया करो, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर आप इतना बताओगे तो एक टीचर को मोटिवेशन मिलती है, इससे ज़्यादा ना तो आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है, ना कोई और चीज़ ली जा रही है, सिर्फ 1 सेकंड लगती है आपको कमेंट करने में, 1 सेकंड लगती है आपको लाइक वो करने में, ठीक है। तो भाई एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसी भाव के साथ प्रस्तुत करना, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन। जैसे इंग्लिश में कोई बात है, अगर आपको नहीं समझ आता तो कोई इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहा है, ठीक है। जैसे शब्दानुवाद, मशीनी अनुवाद, भावानुवाद, अर्थ और फीलिंग पर फोकस करना। साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी डबिंग में अगर डायलॉग्स के भाव सही ना हो तो भावानुवाद, तो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए नीचे डबिंग भी लिखी जाती है ताकि कुछ चीज़ें हमें जो समझ ना आए तो हम उसको पढ़ के भी समझ सकें, ठीक है, वो ट्रांसलेशन का हो जाता है। इसके बाद आता है एक्शन रिसर्च। रिसर्च क्या है, तो स्कूल या कक्षा में किसी तुरंत करंट समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजना, क्या होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। समस्या की पहचान, कारणों का विश्लेषण, परिकल्पना, समाधान लागू करना, ठीक है। जैसे क्लास में क्या, बच्चों के होमवर्क न करने का कारण खोजना, कि वो किस कारण से भाई नहीं कर पाए होमवर्क। फिर क्रिएटिव काम देकर देखना कि समस्या सुलझी या नहीं सुलझी, ठीक है। बच्चों को डांटना फटकारना सॉल्यूशन नहीं होता, अपना तरीका भी चेंज करना होता है, तो वो क्या होता है, एक्शन रिसर्च। ये लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में अंतर। बच्चों की नॉलेज चेक करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है निबंधात्मक, विस्तृत उत्तर गहराई की जांच, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू स्टिक नॉलेज हो गया। इसके बाद ठीक है, जैसे वस्तुनिष्ठ क्या है, वो परीक्षा T20 मैच में तुरंत फैसले की तरह है। वहीं निबंधात्मक परीक्षा क्या, टेस्ट मैच है और धैर्य और गहराई की तरह है, ठीक है। और जो MCQ है उसमें हमें स्टिक नॉलेज नहीं मिलती, उसमें बच्चा तुक्के मार के भी क्वेश्चन कर देता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सिर्फ आपके एग्जाम को ओरिएंट रख के बनाई गई है, ठीक है। मैंने पहले इग्नू के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बनाई थी, अभी आपके एग्ज़ाम थे, मुझे पता है बीएड के बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाते साल के साल, वो कुछ जॉब कर रहे होते हैं, कुछ और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वही एग्ज़ाम के टाइम पे ही पढ़ने का टाइम मिलता है, हम भी खुद ऐसे ही थे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाती है अगर इस टाइप की वीडियो मिल जाए, ठीक है। जब हम सर्च करते थे हमें ये कंटेंट नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आपकी हेल्प भी हो जाए, ठीक है। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आई तो भाई इग्नोर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। एग्ज़ाम आपका परसों है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, शांत माइंड से करके आना, बिना टेंशन के करने के आना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।